Yesterday we left at MCQs number 100. We'll start from 101. Before diving into details of these MCQs, मैं आपको कल भी बताया था कि आप लोगों को बार बार एग्जाम्स के अंदर आएगा कॉन्सेप्ट कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि डिफरेंट वाइटामिन के बारे में आपको पता हो। ठीक है, सो जिस तरह फॉर एग्जाम्पल वाइटामिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाइटामिन के बारे में एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया B1 B2 B3 को याद रखने का तरीका टर्न है TRN। तो T से क्या होता है थायमिन B1 में, R से राइबोफ्लेविन और B3 जो है वो बेसिकली नियासिन। तो थायमिन की जब भी डेफिशिएंसी होती है तो पेरी पेरी आपने याद रखना है और एक और चीज याद रखनी है वर्निकीज को। ठीक है, वर्निकी कोर्साकोफ। यहाँ पे एक बात मैंने आपको बता दी थी कि वर्निकीज में तीन चीजें होंगी, एटेक्सिया होगा, कंफ्यूजन होगी और ऑप्थेल्मोप्लीजिया। जब भी इसके साथ ऐड होगा कन्फेबुलेशन, कन्फेबुलेशन याद चीजें नहीं होती, झूठ बोलता है और एंटेरोग्रेन बातें भूलेगा तो उसको कहते हैं। ठीक है, तो क्या याद रखना है कॉर्निया की वेस्कुलराइजेशन ये बताते हैं, बाकी नॉन स्पेसिफिक ग्लोसाइटिस वगैरह। नया सीम से क्या चीज आपको पता ही प्लेग्रा करवाता है। ठीक है, फिर आपके पास B5 है, उसके बारे में ये है कि वो एलोपेशिया करवाता है। एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर होता है, उसको इतना को एंजाइम ए बेसिकली ट्रांसफर ग्रुप है, वो भी एमसीक्यू में आता है। B6 जो है उसके बारे में आपसे क्या है कि ये न्यूरोपैथी करवाता है। और बस चीज उसके बारे में आपको क्या बताएगी कि ये जो ये ALT AST होते हैं अमाइनो ट्रांसफरेसेस, इनके अंदर इन्वॉल्व होता है। फिर इसी तरह जो एंजाइम था इसी को को एंजाइम यूज करते हैं विटामिन B6 को। और आइसोनियासिड जो ड्रग है, जो TB की ड्रग है, उससे भी इसी की ही डेफिशिएंसी होती है। फिर B7 आपने पढ़ा, वो बेसिकली बायोटीन है। और बायोटीन से क्या होता है बेसिकली, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो हाइपोग्लाइसीमिया। और कौन किस चीज से होता है बेसिकली, रॉ एग्स। रॉ एग्स जब बंदा ईट करता है तब होता है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा B9 और B12। ये दोनों के बारे में आपने याद रखना है कि ये गैलोब्लास्टिक एनीमिया कराते हैं। गैलोब्लास्टिक का मतलब क्या है कि आपको हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स नजर आएंगे। अब एक बात याद रखिएगा, मैक्रोसाइटोसिस की और भी काजेज हैं, गैलोब्लास्टिक की काज B12 और B9 है। ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाता है। जो मैक्रोसाइटोसिस होती है ना, ये आपको लिवर डिसऑर्डर्स में भी मिलती है, बट मेगैलोब्लास्टिक इज स्पेसिफिक फॉर बेसिकली B12 एंड फोलेट। फिर आपको मैंने बताया, सो दीज वर बेसिकली द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल हम जब आएंगे तो किसी दिन कर लेंगे। सो अब ये अब आपका पेशेंट है, फॉर एग्जांपल उसको डायरिया है, हिस्ट्री है फोटोसेंसिटिव डर्मेटाइटिस की, कंफ्यूजन की, मेल नरिश है, और वो कहते हैं मेज बेस्ड डाइट लेता है। देखिए डायरिया डी डिमेंशिया, ठीक है, और उसके बाद क्या है, फोटोसेंसिटिविटी है, डर्मेटाइटिस, 3 Ds हो गए। लाइकली टू टर्न के अंदर तीसरा एन था नियासिन, ये नियासिन की डेफिशिएंसी है। पेशेंट है, उसको फ्लशिंग है, डायरिया है, वीजिंग है, और 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड के लेवल यूरिन में ज्यादा है। जब भी ये 5 हाइड्रोक्सी मतलब इसके लेवल ज्यादा होते हैं तो मैंने आपको बताया था जो ट्रिप्टोफेन होता है ये कन्वर्ट होता है एक तो नियासिन के अंदर, और एक इसने कन्वर्ट होना होता है सेरोटोनिन के अंदर। तो सेरोटोनिन का आगे मेटाबॉलिज्म से बनता है ये 5-HIAA। तो जिन मरीजों के अंदर कार्सिनाइड सिंड्रोम होगा जिसमें 2 सेरोटोनिन रिलीज होता है, उन पेशेंट में इसके लेवल ज्यादा होंगे। और उनमें इनडायरेक्टली क्या चीज होगी, इनडायरेक्टली नियासिन की डेफिशिएंसी होगी। आप खुद बताएं मुझे, जब एक पाथवे इस तरफ डायरेक्टेड टू मच होगा तो इस पाथवे की तरफ कम हो जाएगी, तो इस वजह से इस पेशेंट को क्या होगा, कार्सिनाइड सिंड्रोम होगा। वैसे भी कार्सिनाइड सिंड्रोम के फीचर ये होते हैं, पेशेंट को वीजिंग होती है। वीज इस वजह से होती है, कार्सिनाइड सिंड्रोम बेसिकली प्राइमरी GIT से ऑर्गेनाइज करता है। इसके मेट्स जब लिवर के अंदर चले जाते हैं तो इसकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो राइट हार्ट के अंदर बेसिकली आती हैं, और राइट हार्ट को आकर डैमेज करती है, लंग्स को से गुजरती है, और लेफ्ट हार्ट को डैमेज नहीं कर पाती क्योंकि लंग्स इनको रोक देते समझे, मेटाबोलाइज कर देता है। इसलिए लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इन्वॉल्व नहीं होती।
लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट तब इन्वॉल्व होती है जब प्राइमरी कार्सिनोइड सिंड्रोम लंग्स के अंदर हो। ये बात आपने याद रखें कि जीआईटी वाला जो होगा वो डैमेज नहीं करेगा लेफ्ट साइड को। क्यों? क्योंकि लंग से मेटाबॉलिज्म होता है इसकी, ये चीजें ये सारी मेटाबोलाइज हो जाती है। तो कहते हैं बाईपासिंग द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यूजुअली ऑर्गेनाइज करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। क्लासिकल फीचर्स इनके यही होते हैं, एग्जाम में आते होते हैं। और ट्यूमर अराइजेस फ्रॉम इंटेरोक्रोमोफिन सेल से होता है, सेरोटोनिन की सिक्रीशन होती है। इसकी ट्रीटमेंट में जितने भी एंडोक्राइन ट्यूमर्स है आप पेशेंट को एक्यूटाइड दे सकते हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी शुरू में पढ़ा था। हाउ डू ऑन्कोजेनिक वायरसेस टिपिकली कंट्रीब्यूट टू कैंसर की डेवलपमेंट। तो प्रोटोऑन्कोजीन्स को बेसिकली क्या होता है, ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट होती है, तो सेल की इनडायरेक्ट प्रमोट करती है प्रोलिफरेशन को, वायरल सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को, जो कि सेल साइकिल कंट्रोल को बेसिकली डिसरप्ट कर देती है। जिस तरह ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है E6 और E7, वो इनएक्टिवेट्स करता है P53 और राइबोफ्लेविन को, तो इसका निमोनिक होता है PR। PR से याद रखें E6 P53 को इन्वॉल्व करेगा और E7 RB जीन को। तो की ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है ये दोनों की दोनों। और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की कौन सी स्ट्रेन बेसिकली होती है जो कैंसर काज करती है? एनीवन? कौन सी स्ट्रेन HPV की कैंसर कॉज करती है? 16, 18, शाबाश, ठीक है। With genetic mechanism associated with antigenic variation, इन्फ्लुएंजा वायरस, इसको शिफ्ट और ड्रिफ्ट का मैकेनिज्म कहा जाता है, ठीक है। तो एंटीजेनिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट RNA के अंदर होती है। शिफ्ट ड्रिफ्ट के अंदर टोटल चेंज हो जाएगा, शिफ्ट में स्मॉल चेंजेस होती हैं। जैसे देखें, जो ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट सॉरी ग्रेजुअल पॉइंट म्यूटेशन है, सीजनल एपिडेमिक्स आती हैं इससे। लेकिन जो शिफ्ट होगा वो एब्रप्ट रिसॉर्टमेंट होगी सेगमेंट, और इससे पैंडेमिक्स हो जाएंगे। जिस तरह कोविड के केस में शिफ्ट आया था, ठीक है, लेकिन जो इसकी पहली फॉर्म थी हज के टाइम पे आई थी, ये पेरिस ट्रेन्स आती थी, तो वो सारी की सारी ड्रिफ्ट होती थी। ड्रिफ्ट से याद रखें दीज आर बेसिकली ग्रेजुअल, और शिफ्ट आर सडन। लेकिन ये सिर्फ इन्फ्लुएंजा वायरस के साथ नहीं एसोसिएटेड, ये आप याद रखिएगा, बाकी वायरसेस के साथ भी कुछ वायरस होते हैं उनके साथ एसोसिएटेड होता है, जिस तरह कोविड के साथ भी। एंटीजेनिक शिफ्ट जो पेंडेमिक और ड्रिफ्ट एपिडेमिक निमोनिक, इसका शिफ्ट सडन होता है, ठीक है, तो शिफ्ट से पेंडेमिक्स होंगे। व्हाट इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोटोन को जीन्स? वही बात कि प्रोटोन को जीन्स क्या होती हैं, दीज आर बेसिकली जब भी प्रोटोन को उनको में कन्वर्ट होती हैं तो ये फिर प्रोलिफरेशन करवाती हैं, ठीक है। नॉर्मल जीन है प्रोटोन को, बेसिकली दीज आर नॉर्मल जीन्स जो कि प्रमोट करती है सेल रेप्लिकेशन को। लेकिन जो आपकी ऑन्कोजीन्स थी, ये आपने पीछे पड़ी ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं और सेल साइकिल कंट्रोल को डिसरप्ट कर देती हैं। ये तो ऑन्कोजेनिक वायरसेस था। वैसे जिस तरह आपके पास ह्यूमन टी सेल लिम्फोसिटिक वायरसेस होते हैं, ये सारे के सारे ऑन्कोजेनिक वायरसेस हैं। ऑन्कोजीन्स जो होती हैं वो एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन करवाती हैं। ये इसमें जो की पॉइंट है याद रखने वाला, अक्सर बच्चे भूल जाते होते हैं, उनको उनको आला समझते हैं सारे ही कैंसर है। प्रोटोन को नॉर्मल होती है, जब ये उनको में कन्वर्ट होती है तब ये सेल की एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन करवाती है, ठीक है। ठीक है, ये लिखा हुआ है दे बिकम ऑन्कोजेन्स दैट ड्राइव द अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन। इसमें टेक अवे मैसेज यही है कि प्रोटोन को जब उनको में कन्वर्ट होती है तब ये प्रोलिफरेशन करवाती है। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है, ब्लोटिंग है, पेल्विक मैस भी आ गया है, एडेनेक्सल मैस है। ट्यूमर मार्कर क्या होगा? बच्चों वाला MCQs है, CA-125 यूज होता है। पेशेंट है, कहते हैं ओल्ड मैन, अल्टर्ड बाउल हैबिट्स है, वेट लॉस है, आयरन डिफिशिएंसी नहीं है, कोलोनोस्कोपी पे मैस आ गया। ट्यूमर मार्कर एप्रोप्रिएट क्या होगा रिस्पांस को डिटेक्ट करने के लिए? जितने भी बावल कैंसर होते हैं सी कोलोन में CEA यूज होता है। पैशन है, उदीमा है, हिस्ट्री ऑफ मैलनरिशमेंट है, लो सीरम प्रोटीन लेवल्स है, विच प्लाज्मा प्रोटीन प्राइमरीली रिस्पांसिबल? वो आपको पता है एल्ब्यूमिन है, और एल्ब्यूमिन फ्री फिल्टर्ड भी नहीं होती, रेनोट्यूब्यूल से। पेशेंट है, इरेगुलर पीरियड्स है उसको 6 मंथ से, और सडन एपिसोड्स ऑफ हीट, फ्लशिंग, नाइट स्वेट्स। अंडरलाइन डायग्नोसिस क्या होगा? 50 साल पे अगर ये फ्लशिंग आ जाए सिनेरियो में 50 ईयर्स में,
फ्लशिंग आपको सिनेरियो में दिया हो, कभी कभी एफएसएच रेज दिया जाता है, दिस इज अ टिपिकल सिनेरियो ऑफ मेनोपॉज। 28-year-old पेशेंट को ग्लैक्टोरिया है, एमेनोरिया है, इनफर्टिलिटी है, प्रेग्नेंट नहीं है, उन्हें एवोल्यूशन सीरम प्रोटीन लेवल प्रोलैक्टिन लेवल रेज है, एफएसएच एल जाहिर सी बात है प्रोडक्शन से कम होगा। तो कहते हैं व्हाट इज द मोस्ट लाइकली हार्मोनल प्रोफाइल मैकेनिज्म, हाई प्रोलैक्टिन तो होगा ही होगा। तो ये तीन सिनेरियो ठीक हो गए, लेकिन प्रोलैक्टिन जब भी ज्यादा होता है तो एफएसएच एलएच कम हो जाते हैं। वैसे आपको एक बात बताया, प्रोलैक्टिनोमा में ये सारी चीजें होती हैं, ये बेसिकली पिट्यूटरी एडिनोमा में हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर ये पिक्चर हो सकती है, फॉर एग्जांपल एंटीसाइकोटिक से हो सकती है। और उसमें होता क्या, फर्स्ट लाइन अगर प्रोलैक्टिनोमा है तो डोपामिन एगोनिस्ट आपने लेने होते हैं, कार्बिडोलिन, ब्रोमोक्रिप्टिन। वैसे कार्बिडोलिन कम यूज होती है, ब्रोमोक्रिप्टिन यूज होती है। और डायग्नोसिस कंफर्म बाय सीरम प्रोलैक्टिन लेवल टिपिकली ये 1000 से ऊपर होते हैं। ठीक है। कौन सी एक आप बता सकते हैं वॉमिटिंग की ड्रग है, वॉमिटिंग में आप लोग यूज करते होंगे, एज अ हाउस ऑफिसर में थे, उससे भी प्रोलैक्टिन लेवल ज्यादा होते हैं। Anyone? या कभी कभी आपने दी होगी, पेशेंट को एक्यूट डिस्टोनियाज हो जाते हैं। किसी को पता है हाउस शॉप में दी होगी, आपने डेफिनेटली हाउस शॉप की है। वॉमिटिंग में आप कौन कौन सी ड्रग यूज करते थे? आर यू पीपल विद मी, या सो गए हैं? 8 बजे ही सो गए हैं? इतना तो आपको मेरी क्लास का पता होगा, आपने टाइप करना है। टाइप किए बगैर तो मैं आपको आगे जाने नहीं दूंगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं है कि मशीन की तरह मैं बोलूंगा और आप चुप करके सुनेंगे। मीटोक्लोप्रामाइड, शाबाश मोहम्मद बिलाल। सो मीटोक्लोप्रामाइड से क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मीटोक्लोप्रामाइड का? कैन यू प्लीज एलेबोरेट? नहीं, डोपामीन एंटेगोनिस्ट है ये, ठीक है। डोपामीन एंटेगोनिस्ट है D2 रिसेप्टर पे। इसकी वजह से ये क्या होता है कि ये डोपामीन को जब बंद करते हैं, यू नो डोपामीन क्या करता है हमारी बॉडी में, प्रोलैक्टिन को कम करता है। ठीक है, ये याद रखना आपने, डोपामीन प्रोलैक्टिन को कम करता है। सो डोपामीन को जब आप बंद करेंगे तो पेशेंट को क्या होगा, एक्यूट डिस्टोनिया। बॉडी में एक मैकेनिज्म है ना डोपामीन का और एसिटाइकोलिन का, एक अल्लाह ने बैलेंस रखा हुआ है। डोपामीन अगर आप कम कर देंगे, एसिटाइकोलिन जंप अप कर जाएगा, पेशेंट को क्या होंगे। और एसिटाइकोलिन ब्रेन के अंदर क्या करेगा, मसल की एक्टिविटी को ज्यादा कर देगा। तो आप जब भी किसी पेशेंट को ये देते हैं मीटोक्लोप्रामाइड, तो उसको साथ याद रखिए, कोई टेंशन नहीं लेनी अगर डिस्टोनियाज में चला जाए, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। ओक्लो ओक्लो इसको गाइडस कहते हैं, ओक्लो गाइडस मूवमेंट होती है ये। तो उसमें आप क्या करते हो, पेशेंट को सिर्फ प्रोसाइक्लोडीन का इंजेक्शन लगवाओ। ठीक है, इटोसिल का इंजेक्शन होता है, पेशेंट ठीक हो जाता है। ये एमआरसीपी में एमसीक्यू बहुत ज्यादा आता है, ये एमसीक्यू। पेशेंट नॉर्मली यूज सेकंड मोस्ट एक्यूरेट क्लिनिकल मार्कर क्या होता है, रिनल क्लियरेंस का सेकंड मोस्ट वो क्रेटिनिन होता है, फर्स्ट मोस्ट जो होता है वो इन्यूलिन होता है। स्टैंडर्ड जो होता है जीएफआर को मेजर करने के लिए वो इन्यूलिन होती है। सोनाग्राम वो आपको पता है जीएफआर का निमोनिक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के, एड्रिनल कॉर्टेक्स में, एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसका निमोनिक जीएफआर है। तो ग्रेनुलोजा में एल्डो होता है, वेसिकुलेटा में कॉर्टेक्स कॉर्टिसोल होता है, और रेटिकुलरिस में डाई हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन होता है। तो ग्रेनुलोजा में एल्डोस्टेरॉन होगा। अब मुझे जल्दी से आप लोग एल्डोस्टेरॉन के 3 फंक्शंस बता दें। बॉडी में सोडियम को ज्यादा करना, पोटाशियम को कम करना, और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ये 3 इसके फंक्शन है एल्डोस्टेरॉन के। जब भी ये नहीं होंगे, अपोजिट एडिशन के अंदर पेशेंट है, एपिसोडिक हेडेक है, डायफोरोसिस है, यूरिन के अंदर एलिवेटेड मेंडालिक एसिड है, तो फ्यूक्रोमोसाइटोमा का डायग्नोसिस होगा। इसमें याद रखना है एपिसोडिक फीचर्स होते हैं, 10% लोगों में ये बायलैटरल होता है, 10% में मेलिग्नेंट होता है। इसमें आपने अल्फा ब्लॉकर पहले देने हैं बीटा ब्लॉकर से।
मल्टीपल इंजरीज है कॉमनली एसोसिएटेड किस न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। देखो सिंपल सी बात है, आर यू पीपल विद मी, दिस इज अ वेरी की कॉन्सेप्ट which will be appearing in your exam again and again. This is your basically spinal cord, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये सैक्रल सेगमेंट है, ठीक है, और ये आपका फॉर एग्जांपल लंबर सेगमेंट है। जो आपका S2 से लेके S4 तक सेगमेंट होते हैं, ये आपके ब्लैडर और, ठीक है, जो आपकी ब्लैडर की सप्लाई होती है वो यहाँ से आ रही होती है। अब आप मुझे खुद बताएं, ये वो सेगमेंट है, अगर आपके इस सेगमेंट में मसला होगा S2 से S4 सैक्रल में, तो कौन सा मोटर न्यूरॉन डिजीज होगा? एट द साइट ऑफ लियर, हमेशा याद रखते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन होता है, और इससे ऊपर जब भी कोई मसला होगा तो क्या होगा? अपर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, ये बात तो आप लोगों को पता है ना? ठीक है, 7 स्टूडेंट्स मेरी क्लास के अंदर है, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट तो है ना कि जब भी एट सेगमेंट पे मसला होता है तो वो लोअर मोटर होता है। और लोअर मोटर में आपको क्या मिलती होती थी? आप लोगों ने पढ़ी होगी, एग्जाम्स में पेपर प्रिपरेशन में देखे होंगे, फ्लैसिड पैरालिसिस, फ्लैसिड पैरालिसिस। और अपर मोटर में स्पास्टिक। तो ये टेक अवे मैसेज है, जब भी न्यूरो ब्लैडर के मसले होते हैं, न्यूरोजेनिक ब्लैडर, सुप्रा सैकुलर जब भी होंगे तो स्पास्टिक ब्लैडर होगा, और जब भी सैक्रल या इंफ्रासैक्रल इन्वॉल्वमेंट होगी तो फ्लैसिड होगा। ठीक है, उसमें मैनेजमेंट अगर फॉर एग्जांपल टू मच स्पास्टिक हुआ है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट करता जा रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे? आप उसको एंटी मस्कुरेनिक देंगे। कोई एंटी मस्कुरेनिक का नाम आप बता सकते हैं जो कि ब्लैडर को रिलैक्स करती है? एनीवन? बीपीएच में, यूरोलॉजी में आप लोगों ने रोटेशन अगर की हो, वो यूज भी करते हैं एंटी मस्कुरेनिक। कोई भी बता सकते हैं? नो आइडिया? सोलिफ्नासिन, डोरिफ्नासिन, ये ड्रग्स आपने नहीं सुने हुए नाम? ये सारी एंटी मस्कुरेनिक है, ठीक है, और इसी तरह कुछ मस्कुरेनिक ड्रग्स होती हैं जो कि आप अगर स्पास्टिक ब्लैडर है, ठीक है, नहीं ये तो हो गया सो स्पास्टिक का, अगर फ्लैसिड ब्लैडर है, टू मच रिलैक्स हुआ हुआ है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो उसमें यूज होती है। वो कौन सी ड्रग होती है? एक तो कैथेटराइज करने का ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या है? एनीवन? फ्लैसिड के अंदर आप उसको बेथेनिकोल देते हैं, ठीक है, सो बेथेनिकोल इज अ गुड ऑप्शन। वुंड हीलिंग, क्लीन वुंड की मिनिमल स्कार रेफर टू दिस इज प्राइमरी हीलिंग का मैकेनिज्म होता है। सेकेंडरी जो होती है वो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होते हैं, बड़े बड़े स्कार्स होते हैं। कहता है सिनेरियो था बी सीरियस का, बी सीरियस के बारे में आपने याद रखना है, यहाँ स्टेफ का सिनेरियो या बी सीरियस, ये दोनों जो होते हैं ये एक्यूट होते हैं, और बी सीरियस आमतौर पे फ्राइड राइस से आता है, स्टेफ ज्यादातर मीट से आता है। तो ये याद रखिएगा, ये विद इन 1 to 3 आवर्स में होती है, ठीक है। और हीट स्टेबल टॉक्सिन का मतलब ये होता है कि पानी इवन मतलब खाना गर्म भी हो ना, तिक्कों से भी ये आपको हो सकता है, क्योंकि ये हीट स्टेबल है। तो डायरिया फॉर्म इसके साथ एसोसिएटेड होती है, वो सर्दी थोड़ी लेट आती है। तो स्टेफ जो होता है वो रैपिड ऑनसेट वॉमिटिंग होता है, लेकिन वो ज्यादातर डेयरी और कस्टर्ड के साथ होता है। और जो बी सीरियस होता है वो फ्राइड राइस से होता है। सिनेरियो था ट्रॉमा का हाइपर रेजोनेंट चेस्ट में, ये मैंने आपको शुरू के लेक्चर में बताया था कि जो whenever you place your stethoscope outside the chest, तो लंग्स के दरमियान में अगर एयर आ गई तो आपकी साउंड नहीं यहाँ से ट्रांसमिट होना था। साउंड आपको पता है आपके एयरवेज में बनती है, ये ट्रेकिया से जाती है, तो ये स्टेथ आपका बाहर पड़ा हुआ है, तो बीच में एयर आ गई है, तो जो साउंड होगा वो ब्रेथ साउंड्स डिक्रीज हो जाएंगे। लेकिन जब आप, ये बर्तन है, बर्तन के अंदर आप एयर भर दें, तो ऊपर से जब आप परकट्स करते हैं तो रेजोनेट होती है। तो ये टिपिकल फीचर होते हैं, अगर हाइपर रेजोनेट है तो एयर है बीच में।
अगर डल है तो या फ्लूइड है या कंसोलिडेशन है। न्यूमोथोरैक्स में ऐसा होता है। इसी की एक कॉम्प्लिकेशन होती है अगर पेशेंट का हाइपोटेंशन और नेक वेन्स डिस्टेंडेड हो जाए। ये आपने याद रखना है। अगर जेवीपी रेस्ड हो, मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ, मुझे पिक करके बताएं क्या है। जेवीपी रेस्ड हो, बीपी लो हो और हार्ट के साउंड्स कम है और ब्रेथ साउंड्स नॉर्मल है। एक ये सिनेरियो है, दिस इज ए। बी में क्या है, जेवीपी रेस्ड है, बीपी लो है, ब्रेथ साउंड्स कम है। ये क्या है जी, एनीवन? ए में क्या है और बी में क्या है? B is tension pneumothorax. Good, excellent. What is A? A में क्या है? शाबाश, A is back triad and typically this is seen in tension pneumothorax. कैटरैक्ट फीटस में रुबेला क्या शेप टिपिकल सीपीएसपी का सिनेरियो है। वो 5 to 10 वीक्स के अंदर शुरू के कैटरैक्ट को 10 वीक्स के बाद ज्यादा चांसेस होते हैं। 10 वीक्स के बाद अगर हो तो वो इन्वॉल्व करता है आपकी जो हेयरिंग को। ठीक है। ट्राइड में 3 चीजें होती हैं, कैटर है, सेंसिटिव डेफनेस और पीडीए। तो अगर बिफोर 5 to 10 वीक्स में हो तो वो टिपिकली क्या इन्वॉल्व करता है, आई को। ठीक है, कैटरेक्ट करवाता है। व्हाट इज द मैकेनिज्म टेट्रासाइक्लिन? मैंने आपको बताया था एट निमोनिक है। जो आपकी राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स, उसका एक 50S होता है, एक 30S होता है। जो छोटे वाला सब यूनिट होता है उस पर आप याद रखना है एट निमोनिक ड्रग्स का। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन ये 30S पे एक्ट करती है। सो ये याद रखना है, टेट्रासाइक्लिन अगर ऑप्शन में हो तो 30S पे करती है। 50S पे बाकी जितने ड्रग्स हैं, जितने आपको नाम आते हैं, लाइनिजोलिड, ठीक है, और फिर ये आपने पढ़ी होगी क्लोरमफेनिकोल, सल्फामेथॉक्साजीन, ठीक है, सल्फोनामाइड्स, डेप्टोमाइसिन, ये सारी के सारी उधर रिएक्ट करती हैं 50S पे। सिप्रोफ्लॉक्सासिन की तरह एक्ट करती है। एनीवन? वो फ्लूरोक्विनोलोन्स में से आती है। एट निमोनिक है 30 पे, तो 50 पे CCCAL है, बाकी सारी उधर ही एक्ट करती है। कहता है व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इंटरेक्शन, बेसिकली यस गाइडेजेस पे एक्ट करते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन। कार्बामेजापिन का इंटरेक्शन विद साइटोक्रोम P56 ये इंड्यूस करती है। कार्बामेजापिन ऑटो इंडक्शन अपने आप के लेवल्स पे कम कर देगी, अपने लेवल्स में और दूसरे ड्रग्स के, तो ये इंड्यूस करती है बेसिकली। इंड्यूस का ऑप्शन ये है, ये देखें लिखा हुआ है आफ्टर स्टार्टिंग थेरेपी स्टेडी स्टेट अचीव्ड आफ्टर 3 to 4 वीक्स। तो आप पेशेंट का CBC और सीरम लेवल ड्यूरिंग थेरेपी याद रखें। ये क्या करती है, बहुत से ड्रग्स के इंड्यूस कर देती है। जिसमें अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पे पेशेंट है तो प्रेगनेंसी हो जाएगी ये वाली दवाई अगर साथ दे रहे। साइक्लोफॉस्फेमाइड से क्या यूरिनरी कॉम्प्लिकेशन होती है, हेमरेजिक सिस्टाइटिस, और इसको कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, पेशेंट को साथ मीस ना देते हैं। विच इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर काज वेजो कंस्ट्रिक्शन? तो वो थ्रोम्बोक्सिन X2 होता है। ठीक है, ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। वैसे तो ये क्या होता है, एंटी, बेसिकली ये प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन भी करवाता है। ठीक है, ये प्रमोट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन। इसीलिए जो आप लो डोज एस्प्रिन देते हैं, लो डोज एस्प्रिन, वो इसी को कम करती है। ठीक है, इसको यूज किया जाता है 75 mg जो एस्प्रिन है। ये वेजो कंस्ट्रिक्टर भी है और प्लेटलेट एग्रीगेट भी करवाता है क्लॉट फॉर्मेशन में। विच केमिकल मीडिएटर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन? वो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 होता है। असल में प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं बेसिकली, ब्रेडिकाइनिन के लिए सेंसिटिविटी ज्यादा होती है न्यूरॉन्स की, तो पेशेंट को पेन होती है। और आपको आप समझ आ गया होगा, देखिए आपकी सेल वॉल्स होती है ना, सेल्स, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे एराकिडोनिक एसिड होता है। एराकिडोनिक एसिड पे जब एंजाइम एक्ट करता है, बेसिकली कॉक्स एंजाइम, तो कॉक्स दो होते हैं, एक कॉक्स 1 होता है, एक कॉक्स 2 होता है।
कॉक्स 2 क्या का काम क्या होता है? ये बेसिकली जो इन्फ्लेमेटरी आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स है उनको बनाता है। कॉक्स 1 जो होता है ये थ्रोम्बोक्सिन भी बनाता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 भी बनाता है। E2 आपकी स्टमक के अंदर जो होता है वो प्रोटेक्टिव होता है, ये एसिड को कम करता है। ये अपनी बात या हर जगह प्रोस्टाग्लैंडिन खतरनाक नहीं होते, ठीक है। ये वाले जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं ये इन्फ्लेमेटरी होते हैं, कॉक्स 2 वाले। थ्रोम्बोक्सिन जो होता है वो प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करवाता है। अब देखिए, अगर एक पेशेंट है जिसको गैस्ट्रिक अल्सर है, ठीक है, और उसमें ऑलरेडी ये वाला प्रोस्टाग्लैंडिन आपको चाहिए, जाहिर है वो एंटी एसिड है, तो आप किस एंजाइम को बंद करेंगे? कॉक्स 1 को बंद करेंगे या कॉक्स 2 को? एनीवन? एनीवन? बच्चे, यू डोंट हैव टू स्लीप, ठीक है। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको बोलना है, इस तरह तो नहीं ना होगा आप चुप करके सुनते रहे। यू हैव टू टाइप। आपके सामने स्क्रीन आ रही है, आपको नजर आ रहा है, आपको समझ आ रहा है, अगर तो आप टाइप करें ना। 9 स्टूडेंट्स इन द क्लास, आप कॉक्स 1 को इनहिबिट करेंगे, मतलब आर यू थिंकिंग कि ये जो प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन आप इसको भी उड़ा देंगे? आपको अगर एक पेशेंट है, फॉर एग्जांपल उसको गैस्ट्रिक अल्सर है और उसको साथ इस वक्त फीवर हुआ है और बॉडी में पेन्स हैं, जिस तरह आपके पास ही आते होंगे मरीज, आप उसको कौन सी दवाई देंगे? कॉक्स 1 के इनहिबिटर्स देंगे? कॉक्स 2 के इनहिबिटर्स देंगे? ठीक है, ये याद रखिएगा, कॉक्स 2 के इनहिबिटर्स देने हैं। वो एंटी इंफ्लेमेटरी हैं, वो पेन किलर्स ज्यादा अच्छे होंगे, कॉक्स 1 वाले नहीं देते। फिर एक कॉम्बिनेशन आपके पास आता है, चलो कॉक्स 1 को ही बंद कर देते हैं लेकिन साथ प्रोस्टाग्लैंडिन दे देते हैं, ऐसे भी तो हो सकता है। किसी को पता है उस कॉम्बिनेशन का नाम? मैं दवाई लिखता हूँ, आपको समझ आ जाए शायद। नेप्रोक्सिन प्लस मीजोप्रोस्टोल। मीजोप्रोस्टोल क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग है, ठीक है। तो ये रोटिक के नाम से दवाई आती है, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देते, बाकी सबको दे सकते हैं, अबॉर्शन करवा देती है। आपने देखा भी होगा, मैदे वाले पेशेंट को यही देते हैं। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? शुड वी मूव अहेड? कहता है विच मीडिएटर मीडिएट करता है ल्यूकोसाइट की ट्रांस माइग्रेशन, तो ये पीई कैंप होता है, प्लेटलेट एंडोथेलियल सेल एडहेरेंस। ये 5 स्टेप ल्यूकोसाइट्स के पहला मार्जिनेशन, फिर रोलिंग, फिर एडहियन, फिर डायप्रोप्लेसिस और कीमोटैक्सिस होता है। कहते हैं which type of collagen is first produced during proliferatory phase? तो टाइप 3 कोलेजन होता है बेसिकली। टाइप 1 जो होता है वो लेट स्टेज स्कार टिश्यू में होता है, टाइप 2 जो होता है वो कार्टिलेज में होता है, टाइप 4 बेसमेंट मेम्ब्रेन में। Which muscle is involved for jaw protrusion and assisting mouth opening? Opening में एक या lateral criticoids. Which is the effect of durinal injury on bile absorption? तो बाइल के एब्जॉर्प्शन में इसका कोई रोल नहीं है, बाइल आपका एब्जॉर्ब होता है किधर से? टर्मिनल आइलियम से। What causes fatty stools in disorder of lipid digestion? तो फैटी स्टूल्स इसलिए होते हैं बेसिकली, फैट को एब्जॉर्ब करने के लिए बेसिकली क्या है, उसके ऊपर बाइल की एक लेयर होनी चाहिए, उसके ऊपर बाइल होगा तो वो फिर बेसिकली सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर सकता है, तो माइसल फॉर्मेशन। तो लिपिड डाइजेशन में क्या होता है, फैटी स्टूल की एक काज, जब वो माइसल्स नहीं बनते, माइसल्स क्या होते हैं, बीच में टैग बने होते हैं, आगे पीछे बाइल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। और माइसल फैसिलिटेट फैट एब्सॉर्प्शन, अगर माइसल की फॉर्मेशन नहीं होगी तो पेशेंट को स्टीटोरिया होगी। व्हाट इज अ मेजर कॉज ऑफ जनरलाइज्ड एडीमा बच्चों के अंदर? बच्चों में मिनिमल चेंज डिजीज है, उसमें ऑनकोटिक प्रेशर, क्योंकि याद रखिएगा जो सेल प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होती है ना, प्रोटीन्स ये अपने साथ पानी को खींच के रखती हैं। अगर ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा तो पेशेंट को बेसिकली एडीमा हो जाएगा। टीबी का सिनेरियो है, टीबी में याद रखना आपने क्या होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन।
टाइप 1 जो होता है वो किस में होता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर, ठीक है। टाइप 2 जो होता है वो किस में होता है, गुड पास्चर में रोमेटिक फीवर के अंदर। टाइप 3 जो होता है वो किस में होता है, एसएलई के अंदर। और टाइप 4 टीबी के अंदर। पेशेंट है टीबी है, अब लो बैक पेन और डीप सीटेड एब्सेस है, तो ये क्या हो गया, जब भी याद रखिएगा बैक पेन के साथ पेशेंट होना टीबी वाला, तो ये सिनेरियो होता है मसल की वीक, सॉस की एब्सेस बनना शुरू हो जाती है। लाजमी नहीं है हर सॉस की एब्सेस टीबी से हो, मरसा भी कभी कभी पॉजिटिव होता है। हाउ मेनी वाल्व्स आर टिपिकली प्रेजेंट इन ग्रेट सेफनेस वेन, ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड सिनेरियो है। आ सकता है आपको कहता है 10 से 20 वाल्व होते हैं, और ये आपको पता है सारे वन वे वाल्व होते हैं। पेशेंट है स्वेलिंग पेन है वार्म है वन लेग में, विच एनाटॉमिकल लोकेशन मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन डीबीटी, तो डीप वेन्स होते हैं। ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आई थिंक सो होना चाहिए, शायद नहीं है तो समझ लें। लेकिन आपकी बॉडी में ना दो तरह की वेन्स है, एक आपकी डीप वेन्स है और एक आपकी सुपरफिशियल है लेग्स में, ठीक है। तो ये जो आपकी सुपरफिशियल है ना और डीप है, इनके दरमियान कनेक्शन है, इनको कोलेट्रल्स कहते हैं। ये फॉर एग्जांपल सुपरफिशियल से ब्लड सारा ड्रेन होकर डीप में जाता है, डीप से आईवीसी में जाता है। अगर किसी वजह से फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी है पेट में, तो डीप वेन्स के अंदर प्रेशर बिल्डअप होगा, सारा बैक पुलिंग होगी, तो सुपरफिशियल वेन्स डायलेट हो जाती हैं। वैसे इसकी एग्जांपल क्या है, ग्रेट सेफनस वेन, स्मॉल सेफनस वेन, ये सुपरफिशियल है। डीप एग्जांपल क्या है, ऊपर से अगर आप स्टार्ट करें तो फेमरल होगी, नीचे पोप्लिटियल होगी, ठीक है। ये सारी डीप वेन्स हैं, ये सारी ड्रेन करती हैं एक्सटर्नल आईलिक के अंदर। एक्सटर्नल आईलिक आगे जाती है आईवीसी के अंदर। ये स्मॉल और ग्रेट सेफनस वेन ये किस में जाती है, ये इन्हीं में जाती हैं, लेकिन कोलेट्रल्स के थ्रू जाती हैं। अब ग्रेट सेफनेस वेन आपने पढ़ा होगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये फेमरल वेन में जाती है, जो आपका फेमरल ट्रायंगल होती है वहां पे जाती है। तो अब बेसिकली ये आपने याद रखना है कि ये डायलेशन होती है सुपरफिशियल वेन्स की, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होती कि सुपरफिशियल वेन्स में कोई मसला है। मसला बाजू का एब्डोमेन में होता है, ट्यूमर्स में हो जाता है, कि बाजू का डीप वेन के अंदर थ्रोम्बस पड़ा हो तब भी होता है। After how many hours do the clinical symptom of fat embolism typically appears? 12 घंटों से 72 घंटे, 4 दिनों तक हो सकते हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें होती हैं वैसे फेस के अंदर, फैट एम्बोलिज्म में, किसी को पता है क्या टिपिकल ट्रायड होता है? लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, ब्रेन इन्वॉल्व होता है, और रैश होती है, ये नीचे लिखी हुई है, ठीक है। सपोर्टेड बाय द स्कॉन फोल्ड और गॉड्स क्राइटेरिया से ये होता है। ये वही आपको कभी भी पेपर में आएगा। विच इलेक्ट्रोलाइट एनवायरमेंटली लीथल इन कार्डिक फिजियोलॉजी, पोटेशियम। You have to remember this concept. Potassium is very much important for your heart, and sodium is very much important for your brain. ठीक है, ये दो न्यूट्रिएंट्स याद रखिएगा। थोड़ी सी आपको बात पता हो, पोटाशियम जब भी ज्यादा होगा तो एरिथमियास होंगे। इसका वैसे तरीका ये होता है, नॉर्मल पोटाशियम होता है 3.5 से 5.5। अगर पोटाशियम 6 से ऊपर हो, आपसे पूछा जाता है 7 से ऊपर हो और 8 से ऊपर हो। 6 से ऊपर जब होता है तो टाल टेंटेड टी वेव्स आती है। 7 से ऊपर जब होता है तो पी वेव एब्सेंट होना शुरू होती है, क्यूआरएस वाइड होना शुरू होता है। और 8 से ऊपर जब होता है तो पेशेंट वी फिब में चला जाता है, या साइनस वेव ऐसे हो जाते हैं, ईसीजी। और इनकी ट्रीटमेंट क्या है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होती है, एनीवन? आपने पोटाशियम तो ये देखा ही होगा हाउस जॉब में, इतनी तो माशाल्लाह हाउस जॉब आपने की है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होती है हाइपरक्लीमिया में? क्या ग्लूकागोन, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है, पहली दवाई आप क्या देते हैं पेशेंट को? आपने हाउस जॉब की है ना, देयर आर बेसिकली 10 स्टूडेंट्स इन माय क्लास।
हाउस जॉब में आपने कभी भी पोटाशियम ज्यादा नहीं देखा, कंसल्ट्स नहीं करवाई, ऐसे ही तो आप एफसीपीएस में नहीं नहाने लगे। कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, शाबाश। और ये कैल्शियम ग्लूकोनेट मुझे ये बता दें आप, क्या ये पोटाशियम को कम करते हैं या इसका पोटाशियम में कोई रोल नहीं है? मतलब इसका पोटाशियम में कोई रोल है? ये कम करता है पोटाशियम बॉडी में, डिक्रीज करता है? अब होता है दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बच्चों। ये जो आप कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं ना, ये मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर है। ये जो ईसीजी में चेंजिंग्स आनी होती है ना, ये इसको प्रिवेंट करता है, पोटाशियम को कम नहीं करता। पोटाशियम को कम करने के मेन्यूवर आप बाद में शुरू करते हैं। आपने देखा होगा 100 ml आप स्टाफ को कहते हैं डेक्सट्रोज लें, ठीक है, और उसमें 10 यूनिट्स इंसुलिन के डाल दें। वो आप मेन्यूवर जो कर रहे होते हैं वो पोटाशियम कम करता है। फिर आप क्या करते हैं, पेशेंट को नेब्स करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, पेशेंट को लेसिक्स लगवाते हैं। ये सारे मेन्यूवर्स आप पोटाशियम को कम करने के लिए करते हैं। फिर कभी कभी आप डायलिसिस करवा देते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? डाइल्यूट यूरिन किस पार्ट में बनता है? अर्ली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में डाइल्यूट यूरिन बनता है। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इम्परमिएबल टू वाटर है, और सोडियम साल्ट्स को एब्सॉर्ब कर रही होती है, तो डाइल्यूशन करती है ये थायराइड डायबिटीज से रिएक्ट करती हैं। मोस्ट हाइपोटोनिक ट्यूबुलर फ्लूइड इसी में देखा जाता है। पेशेंट है वर्सनिंग वीकनेस है एंड ऑफ डे, बस आगे आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या सिनेरियो होगा? दिस इज माइस्थीनिया ग्रेविस। पेशेंट है इमीडिएट ट्रीटमेंट सिवियर इंसुलिन रेजिस्टेंट और हाइपरकलीमिया। डायबिटिक क्राइसिस में क्या है, इंसुलिन को दें। मतलब बेसिकली डीके का ट्रीटमेंट क्या है? डीके में क्या तीन चीजें होती हैं? एनीवन? ग्लूकोज ज्यादा होती है पेशेंट की, यही बात है। पोटाशियम चलो ज्यादा हो सकता है, और क्या होता है डीके में? कीटोन्स पॉजिटिव होते हैं, यही बात है। तो ग्लूकोज को कम करने के लिए आप क्या देंगे? इंसुलिन। बेसिकली इन दोनों को कम करती है इंसुलिन, ठीक है। साथ आप हाइड्रेट करेंगे पेशेंट को। क्यों हाइड्रेट क्यों करेंगे? ये देखिए ब्लड वेसल है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज रीनल में गई टिश्यू में, वहां से डाययूरिस हो गई, तो बीपी पेशेंट का ड्रॉप कर जाता है। आप साथ डाययूरिस करेंगे, सॉरी साथ उसको हाइड्रेट करेंगे। पोटाशियम के बारे में ये कहा जाता है हाइपरक्लीमिया नहीं होता, टिपिकली इनमें हाइपोक्लीमिया होता है, पोटाशियम कम होता है। तो साथ केस पेशेंट को पोटाशियम भी देते हैं, ठीक है। एसिडोसिस में अगर पीएच पेशेंट की 7.3 से कम हो, तब आपने सोडा बाइकार्ब देना होता है, ठीक है। हर एक को नहीं देना, सोडा बाइकार्ब रिटेंशन करवा लेना है। In a case of inflammation accompanied by pus, which type of cell typically seen? Which fluid? ये typically exudative होता है inflammation में अगर pus हो। पेशेंट है हेपेटिक और न्यूरोसाइटिक सिम्टम्स है, लैब में लो सिरुलोप्लाज्मिन। टिपिकल सिनेरियो किसका है? विल्सन का। इसमें कोरिया भी साथ होता है, काइशर फ्लैशर रिंग्स होती हैं इसमें। सीरम सीरोप्लाज्मिन लेवल कम होता है। अच्छा, इसमें ये होता है कि कॉपर को बेसिकली सिरुलोप्लाज्मिन में के साथ बाउंड करके लिवर से भेजना होता है एटीपी 7B ने, तो ये प्रोसेस कम हो जाता है, जिसकी वजह से सिरुलोप्लाज्मिन के लेवल ड्रॉप हो जाएंगे, लेकिन फ्री कॉपर ज्यादा होगा, ये याद रखना है। इसी का डीडी एक ऑपोजिट है मैनकी डिजीज, उसमें कॉपर कम हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसमें एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से ही कॉपर की कम होती है। और इसमें पेंसिलामिन यूज होती है। हाइपरटेंसिव पेशेंट है, हाइपरथायराइड है, तो हाइपरटेंशन भी है, टैकीकार्डिक भी हो, तो उसमें फर्स्ट लाइन ड्रग प्रोपेनालोल वगैरह बीटा ब्लॉकर डाल देते हैं कि एरिथमियास बना लें। व्हाट इज आर्टियर सप्लाई फ्रॉम मिड इसोफेगस? ये डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा से आती है, ठीक है। ये सर्वाइकल जो होती है, ये पता नहीं सीपीएसपी को क्यों पसंद है। जो सर्वाइकल पार्ट होता है वहां पे इंफीरियर थायराइड आर्टरी होती है, थोरेसिक में थोरेसिक एओर्टा, एब्डोमिनल में लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और जो कहता है वीनस ट्रेंज थोरेसिक इसोफेगस होती है,
दरमियान वाली इसोफेगस की वो ए जाइगस वेन से, और लेकिन जो नीचे वाली इसोफेगस होती है उसकी कहाँ से होती है? नीचे वाली इसोफेगस की कहाँ से होती है? इधर क्यों वेरिसेस बनती हैं? पोर्टल वेन, शाबाश, ठीक है। और कौन सी पोर्टल वेन? कौन सी पोर्टल वेन? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, ठीक है। अब सीधी सीधी पोर्टल वेन में ड्रेन करती है। थैलेसीमिया में सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन प्री नाइटल की क्रोनिक विलस सैंपलिंग है। अमाइनोसेंटेसिस जो होती है वो 15 से 20 वीक्स, चाहे जब अमनियोटिक फ्लूइड होगा, ठीक है, अर्ली नहीं होती। और क्रोनिक विलस सैंपलिंग आप अर्ली भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक टेक अवे मैसेज याद रखिएगा कि सीवीएस पहले हो सकता है अमाइनो से। मल्टीपल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी में लॉस हो रहे हैं, अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, कैरियोटाइपिंग आप उसकी करेंगे। यूजफुल इन्वेस्टिगेशन डाउन्स की 16 वीक्स पे क्या होगी? सेकंड ट्राइमेस्टर में आप ट्रिपल टेस्ट करते हैं जिसमें बीटा एचसीजी, अल्फा फीटोप्रोटीन और एस्ट्रियोल होता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में आप टिपिकली ये क्वाड्रुपल स्कैन करते हैं, उसमें हम इनहिबिन ए ऐड कर देते हैं। उसका निमोनिक होता है बाय हाई। बाय से याद रखें 21 के करीब होता है 22। तो ट्राइसोमी 21 बेसिकली डाउन में हाई दो चीजें होंगी, क्या क्या? एचसीजी बीटा और इनहिबिन। तो एचसीजी रेज होता है और फोर्थ ट्राइमेस्टर में साथ इनहिबिन भी रेज होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ट्रिपल स्कैन कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ बीटा एचसीजी ज्यादा होगा। अगर क्वाड्रुपल कर रहे हैं तो बीटा एचसीजी के साथ इनहिबिन भी ज्यादा हो जाएगा। बाकी जो ये दो हैं, इस्ट्रायोल हो गया और अल्फा फीटोप्रोटीन हो गया, ये दोनों में ही कम होते हैं, ठीक है। ये बात समझे? 10 स्टूडेंट्स है मेरी क्लास के अंदर, सबको समझिए ये बात। ये भी सवाल आपको बहुत आएगा। डाउन्स का तो इतना क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कहता है पेशेंट है डायग्नोस्ड विद टफ टफ हियर एट द लोअर बैक। टिपिकल सिनेरियो किसका है? न्यूबॉर्न का। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी में क्या होता है? एमसीवी लो होता है। एमसीवी लो के डिजीज अगर आपसे पूछे जाएं तो क्या है? थैलेसीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी है, सिड्रो है, लेड है, ठीक है, और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज है। ये चार डिजीज आपने याद रखने हैं। तो इन पेशेंट के अंदर ये जो आपके पास पेशेंट होते हैं बेसिकली लो एमसीवी वाले, इनमें अगर आयरन डेफिशिएंसी आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसमें एक ही फाइंडिंग है जो बाकी सब में ही है, टीआईबीसी ज्यादा होती है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ठीक है। ये बाकियों में नहीं होती। ये इसका एक खास आप आज से याद रख लेना, यकीन करें आपको आयरन कभी तंग नहीं करेगा। हीमोग्लोबिन बाउंस करती है विद हेप्टोग्लोबिन। ये कल भी मैंने आपको बताया था। जो हिमोलिसिस होता है, जो कल वाले बच्चे हैं वो मुझे जल्दी से बताएं। मैंने आपको दो बताई थी टाइप्स इसकी, एक एक्स्ट्रा वेस्कुलर, एक इंट्रा वेस्कुलर। एक्स्ट्रा वेस्कुलर में मैंने आपको क्या कहा था? एलडीएच रेज होगा और बिलिरुबिन ज्यादा होगा, यही बात है। इंट्रा वेस्कुलर में मैंने आपको क्या बताया था? हेप्टोग्लोबिन क्या होता है? कम हो जाता है। क्यों कम होता है? हेप्टोग्लोबिन के लेवल क्यों कम होते हैं? हेप्टोग्लोबिन इसलिए कम होता है, ये फ्री हीमोग्लोबिन को बाउंड करता है, तो आपके लैब्स में जब आप मेजर करते हैं तो ये कम आता है। नॉर्मल रेंज इसकी 25 से भी फिर कम चली जाती है। व्हाट इज अ फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन हाई एल्टीट्यूड पे? क्या होता है? जब भी हाइपोक्सिया होगा बॉडी का इरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगा, पॉलीसाइथीमिया पेशेंट में होगा। विच इम्यूनोग्लोबुलिन एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम? आईजीएम होती है बेसिकली, और हेमोलिसिस करवाती है। आईजीएम बड़ी वाली होती है, दोनों में से करती है, एम और जी दोनों। व्हाट इज अ की लैब फाइंडिंग सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस इन मल्टीपल माइलोमा? इसमें एम प्रोटीन बेसिकली क्या होता है? एक स्पाइक सी आती है गामा ग्लोबुलिन्स। बेसिकली आपको पता है ना,
अल्फा ग्लोबुलिन होती हैं, बीटा ग्लोबुलिन होती है, फिर गैमा होती है। अल्फा, बीटा और गैमा ऐसे नॉर्मल होता है। लेकिन ये जो मल्टीपल मायलोमा वाले होते हैं ना, इसमें गैमा में एक स्पाइक आती है। ये गैमा में जो स्पाइक आती है इसको एम कहते हैं, एम प्रोटीन। ठीक है, ये याद रखिएगा, एम प्रोटीन स्पाइक। तो ये नहीं है कि ये एम आईजीएम में, ये आईजीएम नहीं होती, ये असल में स्पाइक को कहते हैं। ये आईजीजी होती है मल्टीपल माइलोमा में, और आईजीएम होती है बेसिकली जो आपका वेल्डन स्टोम मैक्रोग्लोबिन है। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर फीचर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एओर्टा, उसमें जो इलास्टिक फाइबर्स है, इन्हीं में आता मसला एहलर-डैनलोस सिंड्रोम की वेस्कुलर वेरिएशन में होता है। एहलर-डैनलोस की टाइप्स होती है ना, वेस्कुलर, क्लासिकल। जो वेस्कुलर टाइप होती है उसमें ये इलास्टिक फाइबर हो जाता है। वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन टॉन्सिलेक्टमी में क्या होती है, एक्सटर्नल कैरोटिड की जो टॉन्सिलर ब्रांचेस है वो रप्चर हो सकती हैं, टीयर हो सकती हैं। स्प्रेड और इन्वेजन फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा का क्या होता है, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को बेसिकली क्या होता है कि फॉलिकुलर हो जाए, हेपेटोसेलुलर हो जाए, सीरस जो आपके पास कार्सिनोमास होते हैं ओवरीज के, कोरियो कार्सिनोमा, इनका हेमेटोजीनियस स्प्रेड है, 4 ही कैंसर्स हैं। ठीक है, तो ये किधर चले जाते हैं, फॉरेन स्प्रेड कर जाते हैं। Which type of thyroid carcinoma has best prognosis? वो पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, सर्वाइवल 90% रहता है 5 सालों तक। चाहिए इसकी ट्रीटमेंट में टोटल थायरैक्टमी और रेडियो एक्टिव आयोडीन टीएसएच सप्रेशन भी यूज होता है। और ये देखिए ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई इसमें नजर आते हैं, ये इसका डायग्नोसिस होता है। पेशेंट है हिस्ट्री है डिलीवरीज की, पोस्टमार्टम शॉक में है, प्रोफ्यूज वेजाइनल ब्लीड है। ठीक है, तो लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा, अच्छा शॉक वेजाइनल ब्लीड, कैसे आप एल्टोनी को पिक करेंगे, मुश्किल होता है। इसमें ना एब्डोमेन इरेगुलर हो जाती है, जब वेजाइन एग्जामिनेशन करने की कोशिश करते हैं ना, तो इरेगुलर सी एब्डोमेन होती है। वैसे तो इस सिनेरियो से पिक नहीं होता, ये अजीब स्टेम थोड़ी कम है, इस इतने स्टेम से आप नहीं पिक कर सकते एल्टोनी। What is the initial molecular event in the process of apoptosis? एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ होती है, उसमें क्या स्पेसिस बेसिकली एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, उसमें डिफरेंट पाथवेज हैं, तो क्या स्पेसिस याद रखना है आपने। असल में आपके दो पाथवेज हैं, एक इंट्रिंसिक है, एक एक्सट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक में साइटोक्राइम सी रिलीज होता है, वो जाके क्या स्पेसिस को एक्टिवेट करता है, क्या स्पेसिस सेल के अंदर समझें क्या करेंगे, वो होल्स क्रिएट करेंगे, वो सेल उठ जाएगा। जो नहीं क्या स्पेसिस से प्रोग्राम सेल डेथ होगी, सॉरी। जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है उसमें क्या होता है कि सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर ना होल्स बनते हैं, फैस्ट लाइगेंड आके लगता है, तो वो भी क्या स्पेसिस को एक्टिवेट करता है। एंड प्रोडक्ट यही होता है, सेल उड़ जाता है सारे का सारा। पेशेंट है एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, डायरिया, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स के बाद उसको हुआ है, और चीज वगैरह के साथ हो रहा है। तो डेयरी प्रोडक्ट से अगर उसको पहले एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस हुआ, उसके बाद ये मसले हो रहे हैं, तो फिर लैक्टोज उसका उठ गया। क्योंकि लैक्टोज जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है पड़ा हुआ, तो जब भी आपको डायरिया होता है, ब्रश वाटर्स आपके मेम्ब्रेन से उड़ते हैं, तो लैक्टोज भी साथ में उड़ जाता है। तो पेशेंट को ब्लडी सॉरी ऑस्मोटिक डायरिया होता है, पानी वाला प्रोफ्यूज किस्म का। 2 वीक्स में लैक्टोज फ्री डाइट 3 बच्चों में हाल था, और हाइड्रोजन ब्लड टेस्ट इसका पॉजिटिव होता है। ब्रेस्ट कार्सिनोमा कौन सी जेनेटिक म्यूटेशन से, बड़का वन से। ठीक है, बड़का वन से। फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव होती है ज्यादातर। सिनेरियो था एक्यूट पेंक्रेटाइटिस का प्लस रप्चर का, तो मार्कर कौन सा रेज होगा, इसमें अमाइलेज रेज होता है बेसिकली 2 to 3 times अपर लिमिट। ठीक है, ये वैसे क्या डिफरेंस है लाइपेज का और अमाइलेज का, दोनों का एक डिफरेंस है पता है, स्पेसिफिक कौन सा। एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के स्पेसिफिक कौन सा लाइपेज होता है पता है, और लाइपेज जो होता है ना वो 2 हफ्तों तक रेज रहता है, पता है।
इसलिए बाद में अगर दोबारा रीपेंक्रेटाइटिस हो रहा है तो आपका अमाइलेज रेज होगा। हार्ट में अगर आपने री इंफॉक्शन पिक करना हो तो उसमें कौन सा करवाते हैं? ड्रॉप करवाएंगे या सीके करवाएंगे? शाबाश, सीकेएमबी। लेफ्ट बोन्स में अगर रीजन एसोसिएटेड है तो उसके साथ क्या होगा ब्रेन के रीजन में? लेफ्ट बोन्स आपको पता है मिड ब्रेन है, बोन्स है और मेडुला ऑब्लोंगेटा है, तो इनके साथ इस सेरिबेलम पड़ा हुआ है, तो सेरिबेलम के लियंस होते हैं राइट साइड पे या जो भी सेरिबेलम के करीब होगा। और टिपिकली तो वैसे पाइका होता है, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी का स्टोन, which sense bypasses thalamus और सीडी कॉर्टेक्स में जाती है। एक ही है वो स्मेल है। ये तो आपको सेकंड ईयर से एमसीक्यूज आता होगा। एमएबीएसएस के अंदर पायोजेनिक एब्सेस में मेट्रोनिडाजोल देते हैं और डोज क्या है 500 mg टीडीएस में। ये आज मेरे बेड पे पेशेंट है इसलिए बता रहा हूँ। अकाइनोकोकस में क्या देते हैं? अकाइनोकोकस में अल्बेंडाजोल देते हैं। किस नाम से आती है? जेंटल के नाम से। कितनी डोज होती है? 200 mg की 2 टैबलेट्स देते हैं बीडी में। ये भी आज मेरे बेड में पेशेंट था। स्टेफ ओरियस में स्किन की डिसफॉर्मेशन तब होती है जब पेशेंट शॉक में जाता है। और कहाँ से ये स्टेफ आता है? या तो ईएनटी के वार्ड में नेजल पैकिंग की होंगी उनका सिनेरियो होगा, या वेजाइनल टेम्पोन्स यूज की होंगी। और फीचर्स यही होते हैं, पेशेंट का बीपी कम साइड पे होगा, स्किन डिस्क्रिमिनेट कर रही होगी, पेशेंट का मतलब पेशेंट बस उड़ने वाला है। मॉर्फिन में फिब्रिलिन 1 की म्यूटेशन होती है। और मॉर्फिन में क्या होता है? लेंस की डिसलोकेशन किस साइड पे होती है? टाल हैबिटस होता है। लेंस मॉर्फिन का लेंस किधर होता है और होमोसिस्टेनीमिया का लेंस किस तरफ होता है? क्योंकि होमोसिस्टेनीमिया में बंदा टॉल होता है। एंटीरियर नहीं, पाई इन द स्काई। मॉर्फिन में बाएं की तरफ जाता है। ठीक है, ये मॉर्फिन का। और होमोसिस्टेनीमिया का मीडियल साइड पे आता है। ठीक है, दोनों के पेशेंट लंबे लंबे कदों के होते हैं। ठीक है, अपवर्ड डिसलोकेशन होती है लेंस की। पेशेंट सफर स्पाइनल इंजरी फॉरवर्ड बाय रियर एंड कॉर कोलिजन को लिप, ये बेसिकली हाइपर एक्सटेंशन नेक की होती है। विप्लैश इंजरीज इनको कहते हैं। स्किन लियन प्रेजेंट में मल्टीपल ओपनिंग डिस्चार्ज और पस के साथ। तो लाइकली डायग्नोसिस में से जो एक लियन है जिसमें होता है वो कर्बंकल होता है। कर्बंकल और फ्रंकल में ये फर्क होता है, इसमें डिफरेंट हेयर फॉलिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फ्रंकल में सिंगल इन्वॉल्व होता है। ये जो हायरडाइटिस सुपरलेटिव होता है ये एक्ने की फॉर्म है, नहीं एक्ने नहीं सॉरी, ये उसकी फॉर्म है। टाइप ऑफ ऐसी एक्ने बन जाती है। हाँ, अच्छा जी। पेशेंट सस्टेन अ हेड इंजरी आरटीए के अंदर, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट? तो आपने सर्वाइकल सपोर्ट उसको दें। क्यों? C2 3 4। ये अगर उड़ गई तो क्या होगा? एनीवन? 2 3 4 कौन से नर्व रूट की ये वैल्यूज हैं? डायफ्राम की, फ्रेनिक नर्व की। ये उड़ जाएगी। सर्वाइकल सपोर्ट इसलिए देते हैं। Which genetic principle illustrated when both alleles in a gene pair are fully expressed in heterozygous? ठीक है, इसको कोडोमिनेंस कहते हैं कि दोनों अलील्स अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं। इनकम्प्लीट में मतलब थोड़ी बहुत पेनिट्रेंस होती है। इक्वल एक्सप्रेशन अगर हो कोडोमिनेंस। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम टिपिकल एग्जांपल। ए भी एक्सप्रेस करेगा, बी भी एक्सप्रेस करेगा। नंबनेस है मीडियल 1/3 बोथ हैंड की डोर्सल वेंट्रल साइड पे। तो मैंने आपको एक बात सिंपल सी समझा दी है, बार बार मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बता दिया, दीज आर योर फिंगर्स। लेटरल साइड पे फिंगर्स में याद रखें मीडियल नर्व होती है और मीडियल साइड के 2 फिंगर्स पे अल्नर होती है। पोस्टीरियरली आपके हैंड की जो साइड है उधर सारी रेडियल होती है।
जब भी नमनेस 1/3 मीडियल साइड पे होगी अल्नर नर्व की इन्वॉल्वमेंट होगी। सिंपल सिनेरियो। व्हाट इज द मसल इन्वॉल्व इंस्पायरेशन? मैंने इसका निमोनिक रखा हुआ है आई। इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स होते हैं और एक्सपायरेशन में आई हो जाता है। एक्सपायरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल्स होते हैं। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स बेसिकली इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अच्छा सॉरी, प्राइमरी मसल जो होता है वो इसका डायफ्राम होता है। अगर डायफ्राम के साथ लिखा हो ना एक्सटर्नल तो उसको चूज करें। ठीक है। अब जिस समय हाल में यहाँ पे आएगा नॉर्मल ब्रीदिंग में, अब देखिए इसमें उसने इसको चूज किया डायफ्राम के साथ साथ। ये तो बच्चों वाला सिनेरियो है कि स्कैपुला को वो कौन अटैच करते हैं थोरैक्स की वॉल के साथ, सेरेटस एंटीरियर नर्व रूट वैल्यू आपको पता हो लॉन्ग थोरैसिक नर्व में। राइट अपर लंग के अंदर अगर आपसे पूछा जाए ना तो एक ही लोब होती है। ठीक है, एक लोब होती है। ये गलत सिनेरियो का थोड़ी की गलत है, इसको ठीक कर लें। 170/60 की रॉन्ग है। ठीक है, इसमें एक ही लोब होती है, वन लोब होती है, टू नहीं होती। व्हाट इज द नर्व सप्लाई ग्रेसिलस मसल? ग्रेसिलस आपको पता है ये शेटिक ग्रेसिलस जो होता है सॉरी मीडियल साइड ऑफ थाई पे होता है। इसको ऑब्चुरेटर नर्व होती है। Does the ilioinguinal nerve pass through deep ring? No, it doesn't pass through it. ये वहां से नहीं गुजरती, ये पियर्स करती है इंटरनल ओब्लिक को। जीएफआर अगर किसी पेशेंट की कम हो जाए, ये आपके देखें ये है, these are efferent, this is efferent। तो अगर आप कहते हैं जीएफआर अगर इफरेंट को आप बंद कर दें तो प्रेशर आपने क्रिएट किया तो जीएफआर तो ज्यादा हो गई लेकिन फ्लो नहीं आप पाने दे रहे आगे, तो फ्लो ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ठीक है, आपने फ्रंट को बंद कर दिया। ये तो सिंपल सा सिनेरियो है, कुछ बच्चों को ये बात समझ नहीं आती। सम ड्रग्स मेटाबोलाइज इन लिवर प्राइमरीली किस मैकेनिज्म से? एसिटाइलेशन। और कुछ दवाइयों की यही एसिटाइलेशन स्लो होती है, जिस तरह हाइड्रेलाजीन है, फिर पेशेंट को ल्यूपस हो जाता है उससे। Which type of breast cancer most commonly curable? Ductal carcinoma in situ। ये भी वंस इन लाइफ एमसीक्यू है, याद करने अच्छा आ सकता है बार बार। पेशेंट है इंटेस्टाइनल लूप्स विजिबल आउटसाइड एब्डोमिनल कैप। बच्चे में अगर आ जाए, आपने अगली चीज देखनी है, अच्छा बाइट तो आ गई है, कवर्ड है या नहीं। अगर वो कवर्ड है इन सैक के अंदर तो फिर आपने कहना दिस इज ओम्फेलोसील, सील में है। अगर कवर्ड नहीं है दिस इज गैस्ट्रोसिस। ठीक है, ये अगला सिनेरियो वही है। विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स द लेटरल वेंट्रिकल टू द थर्ड वेंट्रिकल? अच्छा ये आपको पता होगा, दीज आर लेटरल वेंट्रिकल, दिस इज देन थर्ड वेंट्रिकल। फिर आपके पास नीचे फोर्थ वेंट्रिकल। ओहो ये मेरे पेन को क्या हो जाता है। दीज आर योर लेटरल वेंट्रिकल, ये फिर दरमियान में थर्ड है, फिर ये नीचे आएगा और फोर्थ बन जाएगा और ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। अब ये फोर्थ से बेसिकली ये जो कनेक्शन होते हैं लेटरल से थर्ड में, इसको फोरामेन ऑफ मोनरो कहते हैं, मोनरो। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल लाइज लेटरल टू थर्ड, ये फोरामेन ऑफ मोनरोज होते हैं। लेकिन ये जो फोरामेन ऑफ लश्का होते हैं और फोरामेन ऑफ मेजेंडी होते हैं, ये फोर्थ वेंट्रिकल के होते हैं। अगर आप ये फोर्थ वेंट्रिकल है ना, इसके जो लेटरली दो होते हैं इसको लश्का कहते हैं, लश्का फोर्थ के। और इसके पीछे जो होता है ना इसको मेजेंडी कहते हैं। ये इसको बेसिकली कनेक्ट कर रहे होते हैं विद सब स्पेस के साथ। ठीक है, व्हाट इज द टोनिसिटी ऑफ सलाइवा? प्लाज्मा से हाइपोटोनिक होता है, हाइपोटोनिक। साल्ट एब्सॉर्ब हो जाता है, सारा पानी होता है। व्हाट हैपेंस टू कार्डिक आउटपुट टीपीआर ड्यूरिंग नॉर्मल प्रेगनेंसी? कार्डिक आउटपुट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ज्यादा हो जाता है और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है, वेसोडाइलेटर रिलीज होता है। ये प्रोजेस्टेरॉन खुद करवाता है टीपीआर कम। सेक्युलराइजेशन टिपिकली एसोसिएटेड किस वर्टिब्रा? तो L5 इसके साथ S1 के साथ मिल जाती है, इसको सेक्युलराइजेशन कहते हैं। Which cell type primarily involve formation of atheromas? इसका एक ही तरीका मैंने याद रखा है इस क्वेश्चन का, ये सीपीएसपी का फेवरेट है।
जिसकी सबसे लंबी स्टेम होगी वो आपने पिक कर लेना। इसमें मसल भी होंगे, इलास्टिक टिश्यू भी होगा, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स भी होगा। पेशेंट एपिगैस्ट्रिक पेन है, अपर जी के ब्लीड है। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन जो होगी ना वो तो एंडोस्कोपी है। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट क्या होगी? शॉक अगर है तो आप फ्लूइड्स अटैच करें। स्कैल्प में पेशेंट को वाइड ओपनिंग है, विच एनाटॉमिकल प्राइमरी स्कैल्प से स्कैल्प ही है। एस से स्किन, सी से कनेक्टिव टिश्यू, ए से एपोन्यूरोसिस और एल से लूज एरियोलर टिश्यू। ये दोनों इतने खतरनाक है ना। एपोन्यूरोसिस का मसला हो तो ओपन वुंड होता है, लूज एरियोलर का हो तो इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाता है। ये सीपीएसपी का फेवरेट टॉपिक है। ये नीचे अच्छा की भी इसकी लिखी हुई है, ठीक है, ये आपने अच्छे से कर लेना है। सी फॉलो अप में यूज होता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी में सरफेस एंटीजन पॉजिटिव होगी और ई भी पॉजिटिव, और ये 6 मंथ से ज्यादा होता है, अब उसको क्रोनिक कहते हैं। अच्छा जी। पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम में और एंटीपार्टम थ्रोम्बस, इनमें क्या फर्क है? पोस्टमार्टम में चिकन फैट सुपरनेंट आएगा और एंटीपार्टम में लाइन ऑफ जहन आएंगी। ये आपने याद रखना है, ठीक है। एंटी में लाइन ऑफ जहन है और पोस्ट में ये है। रोमैटिक फीवर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाइस से होता है, ये मैंने आपको बताया था। ग्राम पॉजिटिव की मिस्ट आपके पास स्टेप होते हैं बेसिकली। स्टेप के आगे टाइप्स होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, हेमोलिसिस। अल्फा में मैंने आपको दो बताए थे, एक ऑप्टिजन सेंसिटिव था और एक रेजिस्टेंट था। सेंसिटिव जो था वो स्टेप नमोनिया था, रेजिस्टेंट जो था वो स्टेप वेरिडेंस था, ठीक है। बीटा हेमोलिसिस में आपके पास ये पायोजीन है स्टेप और एग्लैक्टेक्शी है, और गामा हेमोलिसिस में आपके पास स्टेप बोवियस है और एंटेरोकोकस है। ये इतना हाई यील्ड कॉन्सेप्ट है, ये आपको पेपर पास करा देगा। ये कार्डिक आउट बेसिकली टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होती है वो मीन आर्टियल प्रेशर जो होता है ना वो कार्डिक आउटपुट इनटू टीपीआर होता है, ठीक है। तो जब भी किसी पेशेंट का टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका मीन कार्डिक आर्टियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। कार्डिक आउटपुट क्या होती है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो ये सारे पैरामीटर्स ब्लड प्रेशर के होते हैं। तो आपने देखा होगा जितनी आपने बीपी की दवाइयां याद की हुई हैं, कुछ स्ट्रोक वॉल्यूम कम करते हैं जिस तरह लेसिक्स होगी, कुछ हार्ट रेट कम करते हैं जिस तरह बीटा ब्लॉकर्स होगी, जिस तरह कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होगी, कुछ टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करते हैं जिस तरह हाइड्रेलाजीन होगी, जिस तरह आपके पास अल्फा ब्लॉकर्स हो गए। तो ये बीपी को मेंटेन करते हैं। सो दैट वाज ऑल स्टूडेंट्स regarding today's class. Hope so you benefited from today's class or it will help you in your